Hello everybody. Today we will study image formation by a convex mirror. ठीक है बेटा। तो इसमें आप देखोगे कि जैसे हमने के मिरर में पढ़ा था तो 6 केसेस थे उसमें, है ना। लेकिन इसमें आपके सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। आप और कोई पोजीशन जिसमें भी पोजीशन में रखोगे बिल्कुल इसी टाइप की जो है आपकी इमेजेस बनेगी, है ना। इसलिए बस 2 ही केसेस में वो 6 के 6 इक्विवेलेंट केसेस पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो सारा इसमें आ जाता है। सेम टाइप की जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बनती है। तो उसको समझने के लिए अब कॉन्वेक्स मिरर ही हमने ड्रॉ कर लिया। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इसका पॉलिश सरफेस है ना। पॉलिश वाला जिसपे पॉलिश हुआ है और दूसरी साइड जो आपका शाइनिंग होता है, जो आप मिरर देखते हो सामने वो शाइनिंग पोर्शन होता है। उसके बैक साइड में देखोगे अगर आप मिरर को तो उसमें आपका ये पॉलिश टाइप का होता है ना। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है ना, बल्जिंग आउटसाइड है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आप एक केस ले लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। ये पहला केस वैसे ही जैसे आपका कॉन्केव मिरर था। जब इंफिनिटी पे था और ये मिरर है, इसका ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे जो गलती करते हैं वो उनकी जो इमेजेस की पोजीशन है और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सही से डिटरमाइन नहीं हो पाती है, उनसे डायग्राम नहीं बन पाते। क्यों? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है ना, और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच की डिस्टेंस है ना। तो इसमें आपका क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है आपको पता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यहां से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये आपका एफ फोकल लेंथ होती है। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, R इज इक्वल टू 2F। मींस ये जो लेंथ है ये इसकी डबल होती है। बच्चे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उसकी डायग्राम नहीं आती, जैसे फोकस यहाँ पे दिखा दिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं और दिखा देंगे, दूर दिखा देंगे, जिससे ये जो रिलेशन है ये वायलेट हो जाएगा। तो आपको जितना ये रखा है उतने ही दूरी पे आपको ये रखना है जिससे ये रिलेशन फॉलो हो। जब ये रिलेशन फॉलो होगा तो आपका कोई भी डायग्राम, चाहे आप मिरर में बनाओ, कॉन्वेक्स में बनाओ, कॉन्केव में बनाओ और अपना लेंसेज में भी बनाओगे ना, तब भी आपका जो इमेज है वो सही डिटरमाइन होगी, सही कंस्ट्रक्ट होगी। उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं, झट 1 सेकंड में बन जाएगा आपका डायग्राम और आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर दोगे। ये बोर्ड, ये टेक्निक आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आप इतना सारा याद करने को होता है। तो आपको अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो जब आप पे इंफिनिटी रेज आती हैं तो आपको पता है इंफिनिटी पे रेज आने जब पैरेलल रेज कंसीडर करी जाती है, जब इंफिनिटी से रेज आती हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर होता है तो वो आपका पैरेलल बीम अज्यूम करते हैं, है ना, कि वहां से हमें पैरेलल रेज आ रही है। तो पैरेलल रेज जब आएगी, एक ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली रेज देगी, ये वाली जैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ये इस पॉइंट पे अगर हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर ले, है ना, तो ये इसका नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। मींस अगर आपका ये नॉर्मल है, जैसे इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड ये रे, तो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब जब आपकी ये इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, वर्टिकली आ रही है, इसका मतलब इंसिडेंट एंगल कितना है, 0। तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये यहां से टकराने के बाद वापस अपने पाथ पे लौट जाएगी, है ना। तो ये रेस जो सीधी आई ये वापस लौट जाएगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 डिग्री था, है ना। इसी तरह ये वाली रेस लीजिए, ये वाली रेस लीजिए, इस पे नॉर्मल कौन सा होगा, नॉर्मल इसका ये पॉइंट आपका ऐसी रेस जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है वो नॉर्मल होती है ना। तो ये आपका इस एक एलिमेंट अगर छोटा सा कंसीडर करें, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन, उस पे नॉर्मल आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन जा रही है ना। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो इस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी, ये देखिए लगभग बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो ये लॉ फॉलो करके, और एक और आपकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरी आपने ये पढ़ी थी कि जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर है इसमें जो पैरेलल रेज आती हैं वो दे आर अज्यूम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। वो फोकस जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसा बस दिखता है कि आपका फोकस से रेज आ रही है, जबकि वो इधर से पैरेलल आती है, बट वो यहाँ पे ऐसा अज्यूम होता है कि यहाँ इस पॉइंट से आपका रेज आ रही है ना। तो इसलिए ये वाली रेज जो है इस तरह से जाएगी कि आपका ये अगर एक्सटेंड बैक करोगे तो फोकस पर जानी चाहिए। सिमिलरली ये भी एक पैरेलल रेज आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद या तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस कंपेयर करके ये ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज ये वाली रेज फोकस पे जरूर पास होगी क्योंकि ये इसके पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो इसके फोकस पे पास होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन आपका ये वाली डायरेक्शन पकड़ेगा, ये वाला रिफ्लेक्शन आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो ये आपकी देखो ये रेज आ गई, रिफ्लेक्ट करके आ गई। जब इसको आप प्रोड्यूस बैक करोगे तो ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है आपकी फोकस पर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसकी जो है ये डायग्राम पूरा हो गया। इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होता है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एंड एट फोकस, किस पॉइंट पे होता है, फोकस पे होता है ना। साइज कितना होता है, देखिए साइज इतना बड़ा था, और यहाँ पे साइज इसका पॉइंट साइज कह लो, डिमिनिश्ड, वेरी मच डिमिनिश्ड, ये इसका साइज होता है ना। और क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, इसलिए ये इमेज क्या कहलाएगी, आपकी वर्चुअल इमेज, और ये इरेक्ट होती है। इरेक्ट का भी इसमें पता नहीं चल रहा क्योंकि एक पॉइंट है ना। इरेक्ट का आपको इस कंडीशन से पता चलेगा कि आपकी इमेज इरेक्ट ही आएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्चुअल, तो वो तो क्लियर हो गया। इरेक्शन वाला चीज अभी समझ में नहीं आई, वो आप यहां से समझ जाओगे इस डायग्राम से, ठीक है बेटा। तो अभी यही समझ लिए, दोबारा इस पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, कोई भी पोजीशन लीजिए, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लीजिए, फोकस पे ले लीजिए, या फिर आप बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने भी रेस्ट 5 केसेस थे वो सारे के सारे कहीं भी आप ड्रॉ कर लोगे, यही कैरेक्टरिस्टिक जो इमेज की मिल रही है, सारे 5 रेस्ट ऑफ 5 केसेस में आपको यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज मिलेगी। इसमें देखिए, इसको ड्रॉ करने के लिए पैरेलल रेज, एक पैरेलल रेज ली, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये इस तरह से पाथ आपका ट्रेस करेगी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दूसरी तरह से भी बनाई जा सकती है, ये अज्यूम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, और फिर इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये रेज जो है आपकी ये पाथ फॉलो करेंगी, बट इसको रिप्रोड्यूस करोगे बैक तो ये फोकस पे पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रे आप ये देख सकते हो कि आपको पता है कि ये आपका एक रे ऐसी लो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो ट्रेस बैक होती है ना। तो आपको ये भी वन ऑफ द 4 रेज वी हैव स्टडी कर लिया, तो ये भी वो इसी में है कि अगर आपका ये देखिए, ये रेज प्रोड्यूस करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये आपका इस एलिमेंट को अगर ले तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है ना। तो जब 0 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, जब 0 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो ये आपका 0 डिग्री क्यों कहा जा रहा है, जबकि मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का मतलब ये तो नॉर्मल हो गया है ना, और इसी की डायरेक्शन में आपका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मींस जैसे ये था आपका, तो ये शो करने के लिए कि ये 90 है और इंसिडेंट ये है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि देखिए ये भी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, है ना। तो इसलिए ये वाला 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसी पे ये 0 डिग्री पे वापस चली जाएगी। तो इसको जब प्रोड्यूस बैक करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जानी चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आपका नॉर्मल होता है। ये आपका जो एक स्फीयर, एक सर्किल भी लोगे आप, सर्किल का एग्जांपल अगर ले लो, वैसे तो स्फीयर होता है, सर्किल का एग्जांपल ले लो, ये अगर सेंटर ऑफ द सर्किल है तो आपका एक टेंजेंट अगर होता है और उस टेंजेंट जिस पॉइंट पे होता है उसको अगर मीट करते हैं
तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो सेंटर से कोई भी रेडियस किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? तो इसके वजह से आपका देखो, इसको प्रोड्यूस बैक करा, इसको प्रोड्यूस बैक करा, कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब इसकी टिप जो है, जहां ए से रे शुरू हुई थी, अब इसकी टिप यहाँ पर मिल रही है हमको, है ना। तो ये आपका देखिए वह इरेक्ट हो गई, है ना, इरेक्ट हो गई। तो इसका मतलब अब ये कंप्लीट हो गया आपका। इसका अब क्या वो देखते हैं लोकेशन क्या हुआ। तो अब जो टेबल ले रखी है उसमें आपका देखते हैं कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी पोल के कहीं भी हो, तो आपका जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में ही मिलेगी आपको, बिटवीन पोल एंड फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। तो हर केस में पोल एंड फोकस एंड बिहाइंड द मिरर मिलेगी। नेक्स्ट आप देखिए, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो डिमिनिश स्मॉल साइज विल बी डिमिनिश, स्मॉल हो जाएगा, थोड़ा सा साइज स्मॉल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका, क्योंकि ये रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, तो इसकी नेचर क्या होगी? वर्चुअल। और देखिए इरेक्ट है, इरेक्ट ही आपका जो है, इसलिए आपके जो इमेज है वो इरेक्ट मिलेगी। अब कम टू बैक, इस पॉइंट को भी हमने इरेक्ट क्यों कहा था? क्योंकि आप जब इसको पीछे ले जाओगे, जितना आप इसको पीछे ले जाओगे, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है इसको करना। आप इसको ऑब्जेक्ट को एक बड़ा सा डायग्राम बनाना, और ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ पे ले लोगे, तो आप देखोगे जब ये इस पॉइंट से पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट रखोगे, तो ये जो है आपका, ये इमेज साइज फोकस की तरफ बढ़ेगी, लेकिन हमेशा इरेक्ट ही रहेगी। तो इसका मतलब जब ये पीछे इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, तो ये आपका साइज जो है डिमिनिश होता होता पॉइंट साइज हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो इरेक्ट ही, वो क्योंकि इरेक्ट ही चल रहा है ना। तो इसी तरह, और जब इस पॉइंट से आगे जाओगे, तो ये फोकस से जो इमेज है वो दूर चलती चली जाती है और साइज थोड़ा सा बड़ा होता चला जाता है। तो एक आपको लिए अब एक्सरसाइज है, आप प्रैक्टिस करना कि अगर एक तो यहाँ पे बिल्कुल इसके पास में ऑब्जेक्ट लेना और एक इससे दूर ऑब्जेक्ट लेना, तब देखना कि आपका ये वाली इमेज जो है बिल्कुल इसके मिरर के पास बनेगी और ये वाली दूर वाली फोकस के करीब बनेगी, है ना। अगर इंफिनिटी पे ले जाओगे तो पूरा ये फोकस पर ही बनेगी। ठीक है बेटा, तो दिस कंप्लीट्स योर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा।